हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MIR मैथ्स बाय रोहित में, जहां हम पढ़ रहे हैं परीक्षा अध्ययन सीरीज, है ना। तो इसके पहले हम अध्याय 1 की पूरी 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने चारों वीडियो देख ली होंगी, है ना। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 बहुपद। चूँकि अभी अपन परीक्षा अध्ययन सीरीज कर रहे हैं, इसलिए अपन उतना डिटेल से तो नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। उतने कॉन्सेप्ट अपन पूरे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चीज़ें हम बता पाएँ, है ना। लेकिन जब हमें बिल्कुल डिटेल से पढ़ना होगा, है ना, या आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले स्टूडेंटों के लिए हम अलग से इसकी, है ना, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, पूरी गणित को पढ़ाएंगे। लेकिन अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है कि अपन फुल कॉन्सेप्ट पढ़ सकें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट बता पाएँ। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या, बहुपद। उसके लिए क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बहुपद के बारे में जान लें, है ना। क्या बहुपद, इसमें भी हम आपको इतना बता देंगे कि आपका कुछ नहीं छूट पाएगा, है ना। आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी, सब सवाल समझ में आएंगे, और हम इसमें भी सब कुछ बताएंगे, है ना। कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे आपको बताने के लिए, पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो बहुपद, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बहुपद क्या कहलाता है। तो देखो, बहुपद क्या है, ऐसे पद जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। चर की घात क्या होती है, एक पूर्ण संख्या। तो इसमें एक शब्द आया चर, तो हम समझते हैं कि आप लोग चर को समझते होंगे। चर और अचर, हमारे पास दो शब्द हैं, चर और अचर। तो हम बोल सकते हैं चर का मतलब है ऐसे मान जिनके मान प्रत्येक सवाल के लिए बदलते रहते हैं, है ना। चर क्या कहलाते हैं, जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, वह कहलाते हैं हमारे क्या, चर। और अचर क्या कहलाते हैं, है ना, जिनके मान कभी बदलते नहीं हैं, वो क्या कहलाते हैं, अचर। अचर में क्या आ जाते हैं, है ना। अचर में हम बोल सकते हैं कि अचर में क्या आ जाएंगे, जो हमारी गिनती होती है, जो संख्याएं होती हैं ना, जो संख्याएं जो होती हैं वह क्या कहलाएंगी, अचर। मोटा मोटा समझ लो कि जो अचर कहलाते हैं वो क्या कहलाएंगी, संख्याएं। और चर क्या कहलाएंगे, जो अपन सवाल में x, y और z का प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे चर। इनमें से कुछ अक्षर जैसे a, b और c, इसी अध्याय में अक्षर जो a, b और c पढ़ेंगे हम, a, b और c, इसका उपयोग अचर की तरह होगा। और जो x, y और z और m और n हो सकता है, m और n भी मिले, तो जो x, y, z जो होंगे इसका उपयोग चर की भांति उपयोग होगा। और a, b और c का उपयोग हम किस में, चर की भांति इसका उपयोग करेंगे। तो ये रहे हमारे चर और अचर। अचर क्या हो सकते हैं, x, y, z। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद। तो बहुपद क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है कि जिसमें ऐसे पद, बहुपद ऐसे पद जिनमें चर मतलब x, y या z, इनकी घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो आप लोग जानते हैं पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं, चर की घात क्या हो, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या हो। यदि चर की घात पूर्ण संख्या होगी, चर की घात पूर्ण संख्या से होने से मतलब हमारा 0, 1, 2, 3 ... अनंत तक, धन अनंत तक, है ना। ये क्या कहलाते हैं, हमारे बहुपद कहलाते। पूर्ण संख्या हो, है ना, पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, 0, तो 0 भी हो सकती है। ये क्या कहलाते हैं, हमारे बहुपद, जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या। तो उदाहरण के लिए हम लिखते हैं आपसे कि जैसे हमने एक पद लिखा, ये लिखा 2। पहला हम आपसे पूछे क्या ये बहुपद है। दूसरा लिखें करणी 2 x धन 3। तीसरा लिखें 3 करणी x धन 4। अगला लिखें, चौथा लिखें 3/x धन 5। और पांचवा लिखें x² बटे x धन 4। और एक और लिख लें छठवां,
लिख ले x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना। हमने जी इतनी संख्याएं लिखी और हम आपसे पूछें इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं हैं। चलो एक और लिख लेते हैं, 7वां, है ना, 7वां लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिख लें ना, यहाँ पर लिखते हैं जी 6वां भी यहाँ पर शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा। 6वां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बटे एक्स धन 3 और 7वां लिख लेते हैं एक्स के ऊपर ऋण 4 की घात धन 5, है ना। इसको समझते हैं कि इनमें देखें कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है सिंगल 2 लिखा है, 2 लिखा हो 3 लिखा हो या कोई भी संख्या लिखी हो, हमसे पूछा गया क्या जी बहुपद है, तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ यह बहुपद है। आप बोलेंगे सर बहुपद है मतलब बहुपद में तो बहुपद का होता है जब उसमें चर हो। बहुपद क्या होता है, जब उसमें चर हो और चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या कहलाता है बहुपद। इसमें तो चर है ही नहीं, तो जी कहाँ से बहुपद कहलाएगा। तो देखो इस 2 के साथ क्या है, चर नहीं है, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमने एक सूत्र पढ़ा है क्या, x टू दी पावर 0 बराबर क्या होता है 1, मतलब किसी के भी ऊपर 0 की घात लगी हो तो उसका उत्तर क्या होता है 1। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2 ही आएगा। तो इसको देखो अब 2 गुणा में क्या लिखा 1, और 1 जब x टू दी पावर 0 बराबर 1 होता है तो 1 बराबर भी तो क्या होगा x टू दी पावर 0, जी लगा दिया x टू दी पावर 0, तो जी बन गया बहुपद की नहीं। क्यों, क्योंकि बहुपद क्या कहला, जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो जी रहा आपका चर और इसकी घात क्या है 0, और 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो जी हमारा बहुपद है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जी लिखा करनी 2 x के ऊपर करनी नहीं है x धन 3, क्या जी बहुपद है, हाँ जी बहुपद है। हमें तो सिर्फ क्या देखना, चर देखना, और चर की घात क्या देखनी, पूर्ण संख्या। चर की घात यहाँ पर कितनी है 1, और 1 क्या है पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। अगली बात करते हैं इसकी 3 अंडर रूट x करनी x धन 4, क्या जी बहुपद है, तो देखो ये बहुपद नहीं है, है ना, बहुपद नहीं है। ये वाला जो कारण 3 करनी x धन 4 जो है ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, इसलिए ये बहुपद नहीं है क्योंकि हमारा बहुपद कब कहलाएगा, जब चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर चर की घात क्या है, करनी x, करनी x का मतलब होता है 1/2 की घात, चाहे हम करनी लगा दें या फिर करनी नहीं लगाना तो x के ऊपर 1/2 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब जी है। तो देखो हमारा क्या था, चर की घात क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण का मतलब पूरी, ये भी बोल सकते हैं पूर्ण का मतलब पूरी, पूरी का मतलब या तो 2 या तो 3, ऐसा नहीं कि 2.5 कि 2 सही 3/4, ऐसा नहीं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है या तो 2 या तो 3 या 3 या 4, ऐसा नहीं कि 1.5 2.5 3, है ना। तो जी क्या है आधा, है ना, जी क्या है 1/2 का मतलब क्या होता है आधा। x के ऊपर कितनी घात है आधे की, और उसने क्या बोला है आधी वाधी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पूर्ण होनी चाहिए, तो जी बहुपद नहीं है। इसकी बात करते हैं जी क्या है 3/x, 3/x धन 5, क्या जी बहुपद है, देख लेते हैं। देखो तो 3 में क्या लिखा है x, बटे का मतलब क्या है भाग, भाग में क्या लिखा है x। तो देखो यहाँ पर कितने की घात है 1 की, आप बोलोगे सर चर के ऊपर 1 की घात है तो जी बहुपद होना चाहिए, हाँ लेकिन इसमें 1 की घात है, लेकिन वो कहाँ है नीचे। इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो देखो क्या होता है, जैसे कोई संख्या बटे में लिखी, जैसे हमने लिखा 1/5, जो नीचे क्या लिखा है बटे में 5, जब हम इसको क्या करना है ऊपर ले जाना है, मतलब अभी 1 के भाग में लिखा है जी 1 के गुणा में ले जाना है तो चला जाएगा, लेकिन कैसे, अभी 5 के ऊपर कितने की घात थी, किसी की नहीं, मतलब 1 की घात है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 के ऊपर क्या बन जाएगी ऋण 1 की, मतलब जितने की घात नीचे होती है वह ऊपर जाएगी गुणा में, तो क्या बन जाएगी माइनस से बन जाएगी, इसको इनवर्स बोलते हैं। या फिर जैसे ऐसा लिखा हो 3/5 के ऊपर 2 की घात, है ना, तो ये 3 के भाग में है, 3 के भाग में यदि हमें गुणा में ले जाना है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे 3 गुणा, नीचे क्या था 5 के ऊपर 2 की घात थी, जो ऊपर जाएगी किसकी बन जाएगी ऋण 2 की,
ऐसा लिख सकते हैं। और यदि ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर ऋण 2 की घात है, नीचे आएगी तो वो धन 2 की बन जाएगी। समझ पाए हो? तो देखो यहाँ पर x है, x के ऊपर कितने की घात है? 1 की। किसकी है? धन की। जो ऊपर जाएगा तो किसकी हो जाएगी? ऋण की। और जी क्या है? धन 3। अब देख लो, अच्छा है ना, उसने क्या बोला था? चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो चर की घात क्या है? ऋण 1 है। ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। जे ऋण 1 क्या है? पूर्णांक है, तो पूर्णांक नहीं होनी चाहिए थी, क्या होनी थी? पूर्ण। तो ये भी बहुपद नहीं है। बात करते हैं इसकी, है ना, तो इसमें आप बोलोगे सर जी बहुपद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बटे में x है। तो नहीं, क्यों? क्योंकि जी बटे में x है, तो यहाँ x के ऊपर 2 की घात है। x के ऊपर 2 की घात का मतलब क्या होता है? x गुणा x, और बटे में क्या है? x धन 4। तो 1x से 1x कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास? यहाँ पर क्या बचा? x धन 4। अब देखो क्या बचा? x धन 4, और x के ऊपर कितनी घात है? 1, और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है ना, ये हमारा क्या है? बहुपद है। आगे की बात करते हैं, है ना। चलो अच्छा, ये सवाल तो इसके समान ही हो गया है ना, तो ये तो आप लोग बता ही दोगे, इसको मिटा दो। इसकी बात करते हैं ना, क्या लिखा? x के ऊपर ऋण 4 धन 5, x के ऊपर ऋण 4 की घात धन 5। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि x के ऊपर किसकी घात है? ऋण 4 की। ऋण 4 एक क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी बहुपद नहीं है। एक सवाल और लिख लेते हैं हम, जैसे हमने लिखा x के ऊपर 3/2 धन 7, क्या जे बहुपद है? तो देखो जे भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x के ऊपर कितने की घात है? 3/2 की। और हमें क्या लेना है? 4 की घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो जे भी क्या नहीं होगी? बहुपद नहीं होगी, है ना। तो ये ऐसे कुछ हमारा बेसिक था। चलते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है द्विघातीय बहुपद। तो देखो एक सवाल बच्चों के मन में हमेशा उठता है कि सर बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? देखते तो एक जैसे। तो देखो हम द्विघातीय बहुपद की बात करें, किसकी? द्विघाती बहुपद। हम द्विघाती बहुपद की बात करें तो द्विघाती बहुपद क्या हो जाएगा? ax का। द्विघाती बहुपद का जी क्या है? व्यापक रूप है। जी द्विघाती बहुपद का क्या है? व्यापक रूप है। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b और c, जहाँ a, b और c क्या है? अचर हैं, और x क्या है? हमारा चर है। तो जी कहलाता है बहुपद। यदि हम इसके बराबर में क्या लगा दें? 0, तो जी क्या कहलाता है? समीकरण। क्यों? क्योंकि ये समीकरण का मतलब क्या है? किसी के समान होना। तो जी किसके समान हो गया? 0। अब जरूरी नहीं कि 0, कुछ भी लगा दो, 0 लगा दो, 8 लगा दो, 10 लगा दो, 15, मतलब बराबर में कुछ हो तो जी क्या कहलाता है? समीकरण। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं इस अध्याय में? सिर्फ बहुपद। तो जी बराबर 0 नहीं होगा, जिससे क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c, जी हमारे पास क्या है? एक बहुपद हो जाएगा। अब हमसे पूछा जाता है बहुपद की घात, है ना। हमसे क्या पूछा जाता है कि बताइए, एक बहुपद देके हमसे पूछने लगते हैं कि बताइए इस बहुपद की घात क्या होगी। तो क्या होती है? जिसमें बहुपद की घात क्या होगी? जैसे जिस बहुपद में जो चर होता है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। देखो यहाँ पर चर कौन है? x, तो यहाँ पर x के ऊपर 2 की घात है, यहाँ पर x के ऊपर कितने की घात है? 1 की घात है ना। तो एक यहाँ पर x के ऊपर 2 की घात है, यहाँ पर x के ऊपर 1 की घात है, तो बड़ी घात कहाँ है? जी है। तो यही क्या होगी? जो बड़ी घात होगी वही क्या कहलाती है? बहुपद की घात। जैसे हम एक उदाहरण लेके हमने लिखा 5x के ऊपर 4 की घात धन 3x के ऊपर 2 की घात धन 4। तो देखो यहाँ पर x के ऊपर 4 की घात है, यहाँ x के ऊपर 2 की घात है, तो चर कौन है? x। x में बड़ी घात कौन है? जी। तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? चर। एक बात और सुन लो, इसमें आते हैं क्या? शून्यक। अभी बताएंगे शून्यक क्या कहलाते हैं। सिर्फ इतना समझो कि शून्यक कितने होंगे? जितनी बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात मतलब जो सबसे बड़ी घात है वही कहलाती है बहुपद की घात। तो जो बहुपद की घात होती है जितनी, वही उतने ही उसके शून्यक होते हैं। इसमें x के ऊपर सबसे बड़ी घात क्या है? x के ऊपर 2 की, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। इसमें x के ऊपर कितने की घात है? अधिकतम 4, तो इसके शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। और हमसे क्या पूछा जाएगा? शून्यकों का शून्य क्या कहलाते हैं? हमसे पूछा जाएगा शून्य क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्य निकालने को बोला जाएगा। तो सुनो शून्य क्या कहलाते हैं?
किसी बहुपद के शून्यक उस बहुपद में जो चर होता है उस चर के ऐसे मान होते हैं कि उनको उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद को क्या कर दें, शून्य कर दें। वो क्या कहलाते हैं, शून्यक। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने क्या बोल दिया। चलो हम लिख के उदाहरण से समझाते हैं। जैसे हमने एक x लिखा, जैसे हमने लिखा कि x² धन 5x धन 10। हमारे पास जी एक बहुपद है ना। इसमें चर क्या है, x क्या है, चर। तो x चर क्या है, x है। तो x के ऐसे मान, इस बहुपद को हम हल करेंगे और x के मान निकाल के लाएंगे। तो x के ऐसे मान है ना, x के कुछ मान आएंगे और कितने मान आएंगे, 2 की घात है तो 2 उत्तर आएंगे। तो x के ऐसे 2 उत्तर आएंगे कि उन x के जैसे मान लो उदाहरण के लिए, मान लो x का मान आ गया क्या, 2 आ गया है ना। x का मान क्या आ गया, चलो ऋण 2 आ गया। तो यदि हम x का मान इसमें ऋण 2 रखें और हल करने पर जी क्या हो जाए, पूरा 0 बन जाए, तो जी क्या कहलाएगा, x इसके बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या कहलाते हैं, उस बहुपद में जो चर होगा उस चर के ऐसे मान कि उनको इस बहुपद में रखने पर जी बहुपद क्या बन जाए, शून्य हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। समझ पाए शून्यक क्या कहलाते हैं। तो इस प्रकार जी शून्यक होंगे, ठीक है। और कितने शून्यक होंगे, हमने आपको बताया जितनी बहुपद की अधिकतम घात होगी या जो बहुपद की घात होगी है ना, जो सबसे बड़ी घात होती है उसको बहुपद की घात बोलते हैं, और जो बहुपद की घात होगी उतने क्या होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे, है ना। आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट, है ना। अब अपन क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं पहली वीडियो में, इसकी दूसरी वीडियो आएगी उसमें अपन करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये तो था हमारा बहुपद का इंट्रोडक्शन, है ना। चूंकि अपन परीक्षा अध्ययन को हल कर रहे हैं तो इस उतना इंट्रोडक्शन तो अपन बिल्कुल फुल नहीं पढ़ पाए इसमें, लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ इसमें बताया है। और फुल इंट्रोडक्शन के लिए यदि आपको पढ़ना है तो हम इसकी फुल डिटेल से वीडियो डालने वाले हैं, आप उसमें देख लेना फुल डिटेल, है ना। पूरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल A to Z सब कुछ मिलेगा उसमें, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अपन क्लासें पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, पहला प्रश्न है हमारा कि चर के बहुपद px में चर की निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है। निम्न घात को क्या कहेंगे, जो बहुपद की निम्न घात होती है, हमसे पूछा गया है कि जो बहुपद की निम्न घात होती है, चर के बहुपद की जो निम्नतम घात होती है उसको क्या कहते हैं, है ना। तो बहुपद की घात जो निम्न घात होती है उसको क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। रोकी वीडियो। तो पहला तो हम पढ़ रहे हैं क्या, परीक्षा अध्ययन 2024 का हल, है ना, अध्याय 2 बहुपद। बहुपद में क्या पढ़ रहे हैं हम, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि चर x के बहुपद px में चर की घात निम्न में से जो घात निम्न घात बहुपद की घात कहलाती। मतलब हमसे पूछा गया है कि जो बहुपद होगा उसमें जो घातें होंगी, तो हमें एक बहुपद दिया है और हमसे पूछा गया है इसकी घात क्या होगी। तो जो उस बहुपद में जो उच्चतम घात होगी वह क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। उदाहरण के लिए जैसे हम लिख लेते हैं, हमने एक बहुपद लिखा 5x⁻² + 3x + 4। तो इसमें चर, है ना, जो चर की उच्चतम घात होती वह क्या कहलाती, बहुपद की घात। तो हमसे पूछा गया इसमें बहुपद की घात क्या होगी। तो यहाँ पर चर क्या है, x भी एक चर है और एक चर जी है और एक चर जी है। तो x हमारे पास चर है, तो हमें देखना है कि x पर यहाँ पर कितने की घात है, 1 की, कुछ की नहीं, मतलब 1 की घात है। तो वो सबसे बड़ी घात कौन है, j की j। तो हमने देखा चर की घात जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की। हमसे पूछा गया इस बहुपद की घात क्या है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 2। मतलब जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। चलो अगला क्वेश्चन है
दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास कि द्विघाती बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी, वो खुद लिख के दे रहा है प्रश्न में। द्विघाती बहुपद मतलब 2 की घात वाला बहुपद, त्रिघाती बहुपद मतलब 3 की घात वाला बहुपद, है ना। तो क्या बोलेंगे, उसने बोला द्विघाती बहुपद, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे जे भी एक द्विघाती बहुपद का व्यापक बहुपद है ना, जे हमारा। तो इसमें इस बहुपद की घात क्या होगी, तो इस बहुपद की घात देखो हमारे पास चर हैं, है ना। चर क्या है, x, ABC क्या है, अचर है। चर क्या है, x, तो x में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की, तो इस बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 2। और इसको ही जिसमें 2 की घात हो, इस बहुपद को ही क्या बोला जाता है, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी। अगला प्रश्न है द्विघाती बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल क्या होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन समझते हैं, है ना, कि क्या बोल रहा है वो। तो सवाल ने बोला है क्या कि ax² + bx + c जी हमारे पास एक द्विघाती बहुपद है, हमसे पूछा गया है इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो देखो हमारे पास 2 सूत्र होते हैं, एक किसका, शून्यकों का योगफल, एक शून्यकों का योगफल, और एक सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। तो आप लोग याद रखना, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का जो योगफल होता है उसको किससे दिखाते हैं, देखो शून्यक क्या निकालना है हमें, शून्यक क्या कहलाते हैं, x के मान, कैसे मान, x के ऐसे मान, जैसे मान लो हमारे पास j एक शून्यक है, तो इसमें x के हमें ऐसे मान निकालना है कि यदि हम इसमें x के मान जो निकालेंगे वो इसमें रख दें तो इसको क्या कर दें, शून्यक। किसी बहुपद में जो चर हो उस चर के ऐसे मान कि उन मानों को उसी बहुपद में रखने पर उस बहुपद को क्या कर दें, शून्य कर दें, वो कहलाते हैं शून्यक। तो और किसी भी बहुपद के शून्यक कितने होंगे, जितनी उसकी अधिकतम घात होगी। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 2। तो द्विघाती बहुपद के इस अध्याय में हमें द्विघाती बहुपद ही ज़्यादा पढ़ना है, तो द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होंगे। तो उन शून्यकों को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। तो जी हमारे पास मान लो इसके 2 शून्यक हैं, ax² + bx + c के 2 शून्यक हैं अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल मतलब शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा, तो इनका जो योगफल होता है वह क्या होता है, ऋण b/a के बराबर होता है। तो b क्या है, x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। गुणांक आप लोग समझते होंगे जो गुणा में लिखा हो, तो x के गुणा में क्या लिखा है, b, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, b। x² के गुणा में क्या लिखा है, a, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a। तो शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, ऋण b/a। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऋण b/a। इसको भी देख लो, शून्यकों का जो योगफल गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, इंटू का मतलब भी गुणा होता है या ऐसे भी लगा सकते हैं ना। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। जिस c/a क्या है, गुणनफल है, और ऋण b/a क्या है, हमारा योगफल है। तो हमारा इसका योगफल पूछा है तो उत्तर हो जाएगा ऋण b/a, जो कि c है। चौथा प्रश्न है हमारा कि यदि किसी बहुपद लिखा है, यदि किसी बहुपद k+1 कोष्ठक के बाहर x² + kx + 1 का एक शून्यक ऋण 3 हो तब k का मान क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया है कि जी हमारे पास एक बहुपद है और उसने हमसे क्या बोला है कि इस जो बहुपद है इसका एक जो शून्यक है, इसका जो शून्यक है, क्या शून्यक, इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है, ऋण 3 है। तो हमें k का मान बताना है। तो देखो हमने आपको शून्यक बताया है, शून्यक क्या कहलाते हैं, शून्यक उस
बहुपद में जो चर होता है उसका जो मान कहलाता है, वो उसका जो मान होता है वह कहलाता है शून्य। और कैसा मान कि उसको रखने पर वो शून्य कर दे, अगर शून्य बना रहा है तो वो शून्य होगा। तो उसने हमें जी इसका शून्यक दे के रखा है कि जे ऋण 3 इसका शून्यक है, मतलब इसका मान x का मान जो ऋण 3 है वो इसमें रखने पर जी बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है इसमें k का मान क्या होगा। तो देखो इस x का जो मान है शून्य क्या है, ऋण 3, तो इसका मतलब क्या है x बराबर हमारे पास क्या है, ऋण 3। तो x का मान ऋण 3 इसमें रखने पर जी क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर। तो हम इसमें रखते हैं k-1 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाहर है तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 का स्क्वायर मतलब 2 की घात धन k, गुणा में क्या लिखा x, तो गुणा में क्या आ जाएगा कोष्टक में ऋण 3 धन 1 बराबर 0। अब आप लोग बोलोगे सर बराबर 0 कहाँ से आया, बराबर 0 लगाने से तो ये समीकरण बन जाता है, लेकिन हमारे पास तो बहुपद था। हाँ वास्तव में समीकरण बन जाता है, लेकिन प्रश्न हमें प्रश्न ने क्या दिया है कि जे ऋण 3 इसका एक शून्यक है, मतलब ऋण 3 इसमें x की जगह ऋण 3 रखने पर जी किसके बराबर हो जाएगा, शून्य, इसको शून्य कर देगा, तो जी शून्य के बराबर हो गया ना। तो बस इसको हल कर देते हैं, k-1 कोष्टक 3 का वर्ग आ रहा जो 3 का वर्ग 9 और ऋण का वर्ग क्या होगा, धन। देखो कैसे होता है, ये ऋण 3 का वर्ग लगा, ऋण 3 का वर्ग मतलब ऋण 3 गुणा ऋण 3, तो 3 का 3 में गुणा होगा तो 3 का 3 में गुणा होगा तो क्या आएगा 9, और ऋण का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा धन। हमने यदि जिसको ये बात पता नहीं है तो हमने एक वीडियो बनाया है इस पर, है ना, वीडियो डाला है, उसको आप लोग देखना। यदि वो वीडियो देख लिया चिन्हों का उपयोग तो आप लोगों से ये बनने लगेगा, है ना। तो 3 तर का 9 और ऋण का गुणा हुआ तो धन, है ना। तो 3 का वर्ग 9 और ये हो गया धन k का 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 का k में होगा तो 3 के, और जी धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, धन और ऋण का गुणा होने से ऋण बनता है, धन 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको भी कर लेते हैं एक बार, 9 का गुणा k में होगा तो क्या आ जाएगा 9k, ऋण 9 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 9, ऋण जी क्या है 3k। देखो 9 का गुणा k में होगा तो 9k, 9 का गुणा 1 में होगा तो 9 1 9 जी ऋण है जी, 9 धन का ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण 3 की जगह कहते हैं और धन 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, k वाला k के साथ जुड़ेगा, अचर वाला पद अचर वाले पद के साथ जुड़ता है, चर वाला पद चर वाले पद के साथ जुड़ता है। तो देखो जो जी चर पद है तो चर पद के साथ जुड़ेगा, अचर पद के साथ जुड़ेगा घटेगा। जी 9 के धन का है, जी 3 के ऋण का है, जी इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा। अब पता करते हैं जुड़ेगा कि घटेगा। तो हमने आपको सिखाया है यदि एक संख्या ऋण की हो एक संख्या धन की हो तो हमेशा घटते हैं। तो 9 में से 3 की जाएगा कितना बचेगा 6 की, और 6 के धन का कि ऋण का। तो अब बड़ी संख्या देखेंगे, 9 बड़ी है तो धन की, तो ये धन का, और ये क्या हो जाएगा जी 9 और 1 जी इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा। अब जुड़ेगा कि घटेगा, तो एक संख्या ऋण की हो एक संख्या धन की तो घटेगा, 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8, बड़े कौन है 9 किसका है ऋण का, तो ऋण का, बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 6 के यहीं जी ऋण का 8 है उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा धन का हो जाएगा, और जी 6 गुणा में है इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 8/6। इस जी कट रहा है 2 से तो अपन काट देंगे, 2 3 6 2 चौके 8, तो के बराबर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4/3, के बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा 4/3 जो कि ए ऑप्शन में है।